स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसमें से क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पिछली बार जो क्वेश्चन रहे थे अब वो लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, on which chromosome the gene for 3 chain of fibrinogen are found। ये DI 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 4 एंड क्रोमोसोम 6। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्रोमोसोम 4। ओके, अब इसको हम देखेंगे ये कैसा है। तो द करेक्ट आंसर इज क्रोमोसोम 4। Fibrinogen is a plasma protein involved in the blood clotting. It is made up of a three polypeptide chain, that is alpha, beta, and gamma. There are the three main chain. The gene encoding this chain are clustered together to form chromosome 4. That's why the gene is FGA encoded alpha chain, FGB encoded beta chain, and FGG encoded gamma chain। इसके जो अदर ऑप्शन है वो हम देखेंगे। क्रोमोसोम 1 contains many genes but not fibrinogen gene। क्रोमोसोम 3 associated with some coagulation factors but not a fibrinogen। and chromosome 6 contains the HLA genes, immune related genes। okay, the final answer is chromosome 4। अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, whole human blood is a mixture of blood and anticoagulant solution and contains not less than how much amount। ये सेम DI 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 8.7% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन, 2.3% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन, 9.07% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन एंड 9.7% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 9.7% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसका डिटेल्स जानेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, होल ब्लड is the final mixture of blood and anticoagulant solution containing not less than 9.7% weight by volume of the hemoglobin। ओके, ये इसका फाइनल आंसर है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर डोनर्स एक्सपीरियंसिंग प्लाज्माफेरेसिस, एस्पिरिन शुड नॉट हैव बीन टेकन डे प्रायर टू डोनेशन। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है कि एस्पिरिन अगर कोई पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसमें जो एस्पिरिन है वो कितने दिन पहले नहीं लेना चाहिए। उसमें कुछ ऑप्शंस है और अगर एस्पिरिन ले आए तो एस्पिरिन लेने के कितने दिन बाद आप प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं। उसके कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 A1, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 7। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 3 days। ओके, अब इसका हम डिटेल्स में जानेंगे। ये प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है। देखो, प्लाज्मा फेरेसिस इन्वॉल्व्स द कलेक्टिंग प्लाज्मा while returning the red blood cell to the donor। The aspirin and other NSAIDs can inhibit the platelet function and increase the risk of bleeding or bruising at the vein puncture site। Okay, therefore, donors should advise not take aspirin for at least 3 days or 72 hours prior to donation to ensure normal platelet function। Okay, 1 day is not enough time to aspirin effect wear off, or 5 or 7 days longer than the necessary। okay, so actual answer is the option number 2, 3। जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8,
hemolytic anemia can be caused by the deficiency of following enzyme of pentose phosphate pathway. ओके इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लूकोज 1 फॉस्फोकाइनेज, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट रिडक्टेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंड ट्रांसकीटोलेज। और इसके अगेन ऑप्शंस दिए हैं जो आंसर में है वो है 1 A B and D ओनली, C ओनली, D ओनली एंड A and B ओनली। अभी इसका आंसर जानने के लिए हमें HMP शंट और द पेंटोज फॉस्फेट शंट हमें जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो हमें याद करना होगा। उसके हिसाब से कौन से एंजाइम्स इसमें इसके स्टेप में इन्वॉल्व है और कौन सा एंजाइम्स ऐसा है कि जिसके का डिफिशियंसी के कारण ये हिमोलिसिस होता है। ओके, तो पहले हम इसका आंसर जानेंगे। इसका मेन आंसर है ऑप्शन नंबर, ये मिस्टेक से 3 2 नीचे ऊपर हो गया, ऑप्शन 2 है ये, सी ओनली। सी ओनली मीन्स द करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इसका ये है राइट आंसर। अब इसको हम डिटेल्स में जानेंगे ये राइट आंसर क्यों है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड हेमोलाइटिक एनीमिया, इसका क्या रिलेशन है। द PPP generates NADPH, which is essential for protecting the red blood cells from the oxidative damage. The glucose 6 phosphate dehydrogenase is the rate limiting enzyme of PPP. Okay, that's why the deficiency of G6PD decrease the NADPH production, and then RBC cannot handle the oxidative stress. That's why hemolysis occur and hemolytic anemia forms. ओके, ये इसका मेन एक्सप्लेनेशन है। इसके वजह से क्या होता है कि ये जो है हेमोलाइटिक एनीमिया फॉर्म होता है। देन व्हाई अदर एंजाइम्स आर नॉट इम्प्लिकेटेड। ओके, उसको में एक क्या है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट काइनेज। अब ये क्या करेगा, ये इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म नॉट PPP, ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में काम आता है। देन भी है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट रिडक्टेज। ओके, दिस एंजाइम इज रेयरली डिफिशिएंट एंड not a clinically significant cause of the hemolytic anemia. Option D, ट्रांसकीटोलेज इनोस इन नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच ऑफ PPP, मतलब ये ऑक्सीडेटिव ट्रेस ऑक्सीडेटिव जो कुछ है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। द डिफिशियंसी डज नॉट कॉज द हेमोलाइटिक एनीमिया। ओके, इस तो फाइनली इसका आंसर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अब 2016 के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए, मतलब उसमें भी नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस आए थे जो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के रिलेटेड है। अभी हम दूसरा देखेंगे, ये जो क्वेश्चंस आए हैं 2014 में असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर के। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, इसमें अभी देखो ऑप्शन है 1 एल्बुमिन, ऑप्शन 2 प्रोकन्वर्टिन, ऑप्शन 3 ग्लोबुलिन, ऑप्शन 4 फाइब्रिनोजन। ओके, तो इसका जो मेन आंसर क्या होना चाहिए, देखो अभी एल्बुमिन तो ब्लड में रहता है, प्रोकन्वर्टिन नहीं शायद, ग्लोबुलिन रहता है और फाइब्रिनोजन भी रहता है। सो इसका जो मेन आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 2 प्रोकन्वर्टिन। ओके, अभी इसको हम डिटेल्स में जानेंगे। इसका करेक्ट आंसर है प्रोकन्वर्टिन। ओके, इसमें क्या है, एल्बुमिन इट इज़ अ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन एंड पिछली बार हमने देखा कि एल्बुमिन क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो राइज करता है। प्रोकन्वर्टिन ये क्या है, फैक्टर है और ये एक क्लोटिंग फैक्टर है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड नॉट कंसिडर एज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओके, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश एनीमिया रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। ओके, इसमें क्या है, ऑप्शन 1 आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये गलती से आया लग गया,
आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन 2 पर्निशियस, ऑप्शन 3 अप्लास्टिक एंड ऑप्शन 4 हिमोलिटिक। अब ये जो रिलेटेड है एनीमिया टाइप में, इसमें बोन मैरो लिखा है, तो बोन मैरो का जो रिलेशन है वो किससे होगा? ये आयरन डिफिशियंसी, ये नहीं ये होगा। पर्निशियस, ये नहीं होगा। ये B12 जो है, विटामिन B12 उसके कारण होता है। ये अप्लास्टिक और हिमोलिटिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अप्लास्टिक अनीमिया। अभी इसको हम डिटेल्स में जानेंगे। अप्लास्टिक एनीमिया का एक्सप्लेनेशन: caused by destruction of or failure of red bone marrow leading to deficiency of all blood cells। उसमें सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का सबका डिफिशियंसी होता है। कैन बी ड्यू टू द रेडिएशन, केमिकल, ड्रग्स और ऑटोइम्यून कॉजेस और एनी अदर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये पॉसिबिलिटीज होती है। पेशेंट प्रेजेंट विद द pancytopenia means the lockout of the all blood cell and fatigue, infection and bleeding tendency. Why the other types are not correct? Iron deficiency anemia causes the lack of iron. ओके, ये पहली बार बताया था। इसमें क्या है कि reduce the hemoglobin synthesis, bone marrow is normal but RBC are microcytic and the hypochromic. In pernicious anemia caused by the vitamin B12 deficiency, usually lack of the intrinsic factor, leads to the megaloblastic anemia, but bone marrow is hyperactive. And third, hemolytic anemia caused by the premature destruction of RBCs in the circulation. तो इसका जो मेन आंसर है वो है अप्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप ऑफ होम्योस्टेसिस? ओके, इसमें ऑप्शन 1 है कोएगुलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट फॉर्मेशन एंड हीमोफीलिया। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें जो फर्स्ट है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके जो स्टेप कौन कौन से होते हैं। ये इसमें 1 है कोएगुलेशन, ये होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन भी होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन भी होता है, बट हीमोफीलिया इस स्टेप में नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। तो इसका जो मेन आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हीमोफीलिया। ओके, इसको हम अभी डिटेल्स में जानेंगे। अभी देखो, होम्योस्टेसिस के मेन 3 स्टेप है, उसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड कोएगुलेशन। ओके, इन 3 स्टेप में ये होता है। वाई हीमोफीलिया इज नॉट अ स्टेप? बिकॉज ऑफ द हीमोफीलिया इज a genetic disorder causing a deficiency of clotting factor. Okay, it is a disease, not a physiological step in stopping of the bleeding. That's why the correct answer is hemophilia. जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे ऑप्शंस: ऑप्शन 1 न्यूट्रोफाइल, ऑप्शन 2 प्लेटलेट्स, ऑप्शन 3 मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स। सो क्वेश्चन है कि वाइट WBC के जो कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं? अभी न्यूट्रोफिल्स है, प्लेटलेट्स नहीं है, मोनोसाइट्स है, बेसोफिल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्लेटलेट्स। ओके, इसका डिटेल्स में जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्वांटिटी ऑफ एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ होल ब्लड इज। अभी इसमें पूछा क्या है कि एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए होल ब्लड कंपोनेंट में? ऑप्शन 1 शुड नॉट बी लेस देन 22% weight by volume by volume. Option 2 should not be more than 22% volume by volume. Should be 2.2% and should less than 2.2%. अब देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर 2 should not be more than 22% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अभी इसको हम डिटेल्स में जानेंगे। ए क्यू है व्हेन प्रिपेयरिंग होल ब्लड फ्रॉम स्टोरेज इन अ ब्लड बैंक एन एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन लाइक सीपीडी और सीपीडीए is added to prevent clotting. Okay, the volume of the anticoagulant should be sufficient to prevent coagulation but not too high, because of excessive anticoagulant would dilute the blood and reduce the therapeutic value. According to the standard, the anticoagulants should not exceed 22% volume by volume of the total blood volume. Okay, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आर एच ब्लड ग्रुप इज सो नेम्ड बिकॉज। अभी जो ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर होता है वो किस वजह से उसको आर एच नेम मिला है, एक ऐसा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 ब्लड ग्रुप्स कंटेनिंग आइदर आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन 2 एंटीजन वाज डिस्कवर्ड इन द ब्लड ऑफ रेसस मंकी। ऑप्शन नंबर 3 एंटीबॉडीज आर हैविंग आर एच सिस्टम। एंड 4 एंटीजन एग्जिस्ट इन ह्यूमन प्लाज्मा। ओके, तो इसमें देखो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव रहती है बट उसमें चार्ज का कोई ऐसा ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है एंटीजन वाज डिस्कवर्ड इन द ब्लड ऑफ रेसस मंकी। ओके, ये जो है मेन रीज़न है। और जो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 एंटीजन वाज डिस्कवर्ड इन रेसस मंकी। ओके, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको हम डिटेल्स में जानेंगे। अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन है। द आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम नेम्ड आफ्टर द रेसस मंकी इन विच द आर एच एंटीजन, और इसको डी एंटीजन बोलते हैं, was first discovered by Carl Landsteiner and Alexander Wenner in 1940. Humans who have the antigen D antigen on their RBC are Rh positive, and those who lack in there is the Rh negative. Then other option, why incorrect? Because Rh positive or Rh negative charge it is a misleading. There is it's required the positive or negative refer to the presence or absence of antigen, not an electrical charge. Antibodies are having Rh system, incorrect. Rh antibodies developed after exposure to Rh positive blood in a Rh negative individuals. Antigens exist in human plasma. ये क्या है, इनकरेक्ट है। Rh antigen are on RBC membrane, not a plasma. So the correct answer is antigen was discovered in the blood of rhesus monkey. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, होल ह्यूमन ब्लड आईपीज, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली दे देंगे ऑप्शन नंबर 2 द फाइनल मिक्सचर ऑफ ब्लड एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग द 9.7% ऑफ द टोटल हीमोग्लोबिन, ये इसका फाइनल आंसर है। जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हुआ है वो है असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर, जो 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे ब्लड और ब्लड के ऊपर, इस पर है। उसका पहला ऑप्शन क्वेश्चन है द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इज। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस है जो प्लेटलेट प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, इसमें ऑप्शन 1 है प्लाज्मिनोजन, ऑप्शन 2 है थ्रोम्बोपोएटिन, ऑप्शन 3 है फाइब्रिनोजन एंड ऑप्शन 4 है इरिथ्रोपोएटिन। अभी इसके बारे में जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्लाज्मिनोजन क्या होता है, थ्रोम्बोपोएटिन क्या होता है, फाइब्रिनोजन क्या होता है, इरिथ्रोपोएटिन क्या होता है। पहले हम इसका करेक्ट आंसर देंगे और बाद में उसका कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। इसका जो मेन करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 थ्रोम्बोपोएटिन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 थ्रोम्बोपोएटिन। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थ्रोम्बोपोएटिन इज एन ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन primarily produced by the liver and kidney. It regulates the production of platelets by stimulating the megakaryocytes in the bone marrow. Okay, TPO levels increase when the platelets count is low and decrease when the platelet count is adequate, maintaining homeostasis. अब इसमें देखो अदर ऑप्शन जो है, अदर ऑप्शंस प्लाज्मिनोजन। अभी प्लाज्मिनोजन क्या है, इन्वॉल्व इन द फाइब्रिनोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन द क्लॉट्स, नॉट अ प्लेटलेट प्रोडक्शन।
फाइब्रिनोजन क्या है? अ प्लाज्मा प्रोटीन दैट फॉर्म्स फाइब्रिन इन अ क्लोटिंग नॉट इनवॉल्व इन द प्लेटलेट प्रोडक्शन. And erythropoietin is the stimulate RBC production, not a platelets. So the correct answer is thrombopoietin. जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. प्लाज्मा फ्रॉम विच द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड इज नोन एज. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. सिंपल है, कोई भी इसका आंसर बता देगा. इसका ऑप्शन नंबर है 2 सीरम. ओके, इसमें कुछ डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है. ओके, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट. मतलब क्वेश्चन क्या है कि विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट. इसमें से कौन सा फैक्टर के लिए ये एसेंशियल नहीं है? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, फैक्टर 3. ओके, अब इसको हम डिटेल्स में जानेंगे. विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू इन सर्टेन क्लोटिंग फैक्टर्स विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ इन कोआगुलेशन. विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स इंक्लूड्स फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7 प्रोकन्वर्टिन, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर. ओके, ये जो सब फैक्टर है ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स है. और क्या है? विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स है. और फैक्टर से जो है टिश्यू फैक्टर और थर्मोप्लास्टिन, इट इज नॉट अ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज फैक्टर 3. जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द शेप ऑफ एरिथ्रोसाइट डिस्क इज. ऑप्शन 1 बायकॉन्वेक्स, ऑप्शन 2 कॉनकेव, ऑप्शन 3 कॉन्वेक्स, ऑप्शन 4 बायकॉन्केव. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका डिटेल्स में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बायकॉन्केव. ओके, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. न्यूट्रोफाइल्स स्क्वीजेस थ्रू द कैपिलरी वॉल इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड. अब ये देखो, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ओके, उसमें क्या है, खाली ऑप्शंस थोड़े चेंज करके दिए हैं. ऑप्शन देखो, अभी 1 है डेक्शन, देन सेकंड है डिस्प्लाजिया, थर्ड डेग्लूटिशन एंड 4 है डायपेडेसिस. ओके, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसका जो मेन आंसर है वो है डायपेडेसिस, ऑप्शन नंबर 4. ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ओके, इसके अगर अदर टर्म्स जानने हैं तो हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में. डेकोसेशन, इसका मीनिंग क्या है? रेफर टू द क्रॉसिंग ऑफ नर्व फाइबर फ्रॉम द वन साइड ऑफ द सीएनएस टू द अदर. डिस्प्लेजिया इज एबनॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द सेल और टिश्यू. और डेग्लूटेशन इज एन एक्ट्स ऑफ स्वेलिंग. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज डायपेडेसिस. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्लोटिंग फैक्टर फैक्टर 9 इज अदरवाइज नोन एज. ओके, ये जो फैक्टर 9 है इसको दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं? ओके, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है क्रिसमस फैक्टर, ऑप्शन 2 है हेजमन फैक्टर, ऑप्शन 3 लेबल फैक्टर एंड ऑप्शन 4 है स्टुअर्ट पावर फैक्टर. ओके, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 क्रिसमस फैक्टर. ओके, देखो इसमें हम डिटेल्स में जानेंगे. ये फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर और इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी. अब हमने जो फिजियोलॉजी जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है. इसके जो क्वेश्चंस है होल ह्यूमन ब्लड एंड देयर कंपोजिशन एंड ब्लड बैंक रिलेटेड जो क्वेश्चन थे. अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी. इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एड्स, हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस एंड एच बेस एज पे जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आए थे उसके क्वेश्चंस और उसका डीप एनालिसिस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तो वीडियो पे बने रहिए और नेक्स्ट पार्ट
ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।